नमस्कार गाइस, कैसे हो आप सब? बढ़िया। मैं रोहित आरब, आपका अपना गुरु दोस्त, हाजिर हूँ एक नई क्लास लेकर के अपने जेई के बैच में। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा बैच जो है जेई का स्टार्ट हो गया है। तो उसमें जो हम आज की क्लास लेकर के आए हैं उसमें हम समझने वाले हैं यूपीपीसीएल जेई के सिलेबस और यूपीआरयू-बीएनएल जेई के सिलेबस को, साथ ही साथ जो एनी अदर सिलेबस हैं जैसे कि एसएससी जेई का सिलेबस या फिर यूपीपीएससी जेई का सिलेबस, उनको भी हम आज साथ साथ समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। सारा का सारा जल्दी शुरू करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं बच्चों। यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जेई के सिलेबस से। तो सिलेबस शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, किस किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको बता दूं भैया, ये जो पेपर होता है आपका 200 मार्क्स का होता है। 200 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। 200 मार्क्स मींस 200 क्वेश्चंस का पेपर होता है आपका यूपीपीसीएल का। और यूपीआरयू-बीएनएल भी सेम होता है ना। तो यूपीपीसीएल और यूपीआरयू-बीएनएल दोनों अप्रोक्सीमेट सेम ही होते हैं। इसमें भी 200 क्वेश्चंस और ईच क्वेश्चन हैविंग 1 मार्क्स, इट मीन्स टू से 200 मार्क्स। ठीक। आफ्टर दैट किस सब्जेक्ट में डिवाइड होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हमारे 150 क्वेश्चंस जो होते हैं वो टेक्निकल होते हैं। टेक्निकल का मतलब इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है तो इलेक्ट्रिकल के होंगे, सिविल की वैकेंसी है तो सिविल के होंगे, मैकेनिकल की वैकेंसी है तो मैकेनिकल के होंगे। बिल्कुल सिंपल फंडा है। एंड आफ्टर दैट जो बचे हुए 50 क्वेश्चन है 200 में से, उसमें से 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल नॉलेज के होते हैं। बचे हुए 10 क्वेश्चन आपके जनरल हिंदी के होते हैं। सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी। तो ये भैया आपका यूपीपीसीएल जेई का कंप्लीट सिलेबस आपके सामने आ गया कि 200 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन टेक्निकल। अब बात कर रहे हैं टेक्निकल में हम इलेक्ट्रिकल की, तो हम तो केवल इलेक्ट्रिकल को ही पूछेंगे भैया, बाकी सबसे हमारा कोई मतलब नहीं। इलेक्ट्रिकल के होंगे 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल नॉलेज के होंगे, 10 क्वेश्चन जनरल हिंदी के हैं। सॉरी, अभी बचे 20 क्वेश्चन और, अभी 20 क्वेश्चन और बच गए, तो वो 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। मैथ का कोई मतलब नहीं है, ना ही इंग्लिश का कोई मतलब है। यहाँ पर जो मैथ, अगर आपको लगता है कि आप यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं और नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए आपको केवल ये 3 चीज़ें हैं जो कि मजबूत थोड़ी सी करनी पड़ेंगी। और मेरा मानना है कि आप कितने भी मजबूत हो जाओ, इन तीनों को कभी भी पूरी तरीके से मजबूत नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमारा जो मेन टारगेट, जो मेन फोकस रहना चाहिए वो बेसिकली यहाँ पर रहना चाहिए, इस टेक्निकल पोर्शन के ऊपर रहना चाहिए। जहाँ तक मेरा मानना है, ये मैं खुद का थॉट शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। तो क्योंकि ये पूरे 150 क्वेश्चन हैं, मान लीजिए कि इन 50 क्वेश्चंस में से अगर आप 60 to 70% भी ठीक करते हो और इसमें आप 90% ठीक करते हो, तो इसका 90 का मतलब होता है 135 क्वेश्चन इसमें से ठीक किए आपने और लगभग 30 क्वेश्चन आपने इसमें से ठीक कर दिए, तो 165, 165, 170 नंबर आएंगे। आपके सिलेक्शन को कोई नहीं काट सकता दुनिया के अंदर। दुनिया में कोई भी अगर आपका सिलेक्शन काट दे तो मेरे से आके बोल देना कि सर सिलेक्शन तो हमारा हुआ नहीं, ऐसा कैसे हो गया। ठीक। तो यही सेम पैटर्न आपका यूपीआरयू-बीएनएल के ऊपर भी अप्लाई होता है, बिल्कुल सेम डिट्टो। 200 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन टेक्निकल के, 50 क्वेश्चन नॉन टेक के, उसमें 20 जनरल अवेयरनेस, 20 रीजनिंग और 10 हिंदी के। ठीक है भैया, बिल्कुल सिंपल सा फंडा था। तो ये हमने आपको पेपर पैटर्न बताया कि किस किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक। चलिए अब जान लेते हैं सिलेबस के बारे में कि वो टॉपिक क्या है जो कि यूपीपीसीएल जेई में डिसाइड किए गए हैं, यूपीआरयू-बीएनएल जेई में डिसाइड किए गए हैं एंड मैनी अदर। सेम अगर हम बात करें एसएससी जेई की, एसएससी जेई के 2 पेपर होते हैं, आप लोग को मैंने बताया था। तो एसएससी जेई की अगर हम बात करें बच्चे, तो उसमें हमारा फर्स्ट पेपर में ये सेम पैटर्न है, 200 क्वेश्चन जिसमें से 150 क्वेश्चन टेक्निकल के, 50 क्वेश्चन नॉन टेक के। ठीक, बिल्कुल सेम पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपने टेक्निकल के सिलेबस के अकॉर्डिंग।
कि जो हमारा टेक्निकल का सिलेबस है वो यूपीपीसीएल जेई का क्या है, और उसके बाद यूपी आरयू बीएनएल जेई का देखेंगे, फिर एसएससी जेई का, फिर एनी अदर। देखिए बच्चों, अगर आप लोगों ने वो पिछली क्लास नहीं देखी है जिसमें हमने जेई क्या होते हैं, जेई का पे स्केल कितना होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था, तो यदि आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी है तो आप उस क्लास को ज़रूर देख लें, क्योंकि उस क्लास की मदद से आपको ये पता लग जाएगा भैया कि जेई है क्या, क्यों बनना चाहिए, बन गए तो करेंगे क्या, सब जान लोगे उस क्लास की हेल्प से। इसलिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप उस क्लास को ज़रूर देख लीजिए। उस क्लास का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। साथ ही साथ उस बैच को ज्वाइन करने के लिए भी, आपको जो बैच ज्वाइन करना है वो भी आपको हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। ठीक है बच्चे, चलिए फिर सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सिलेबस क्या है, यूपीपीसीएल जेई का सिलेबस। जो हम यूपीपीसीएल की बात कर रहे हैं, यूपीपीसीएल की पहले, ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पे यहाँ पर जो सबसे जिस क्रम में हम पढ़ेंगे, जिस क्रम में मैं आपको बैच में सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उसी क्रम में नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, सबसे ज़्यादा अच्छे से आने वाला आपको जो सब्जेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, अगर आप डिप्लोमा पास कर लिए हो तो, अगर डिप्लोमे में हो तब भी। इलेक्ट्रिकल मशीन्स को बहुत डीपली पढ़ते हैं सब लोग, और मैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स को ही सबसे पहले पढ़ाऊंगा। ऐसा क्यों है, मैं आपको इलेक्ट्रिकल मशीन को ही क्यों चुन रहा हूँ सबसे पहले पढ़ाने के लिए? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो चीज़ आपको आती है उसके बेस पर आप मुझे ज़्यादा अच्छा डिसाइड कर पाओगे कि मैं बेकार पढ़ा रहा हूँ या अच्छा पढ़ा रहा हूँ। मान लो कि अगर मैं आपको डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ाने लग जाऊँ, डीएसपी, और डीएसपी आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं, तो मैं तो आपको उसमें कुछ भी बता दूं आप तो हाँ करते निकल जाओगे। इसीलिए मैं वो सब्जेक्ट सबसे पहले चूज़ कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए जिसमें आप माहिर हो, ताकि आप पता लगाओ कि गलतियाँ हैं, गलतियाँ जल्दी ढूंढ सको। ठीक है, अगर गलती होगी तो। ठीक, इलेक्ट्रिकल मशीन्स एक सबसे पहला सब्जेक्ट है। अभी पहले यूपीपीसीएल का पूरा कर लेते हैं, फिर यूपी आरबीयू बीएनएल का पूरा कर लेंगे। दूसरा सब्जेक्ट जो है आपका वो है भैया मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, इसका नाम है सिलेबस के अकॉर्डिंग, एंड ट्रांसड्यूसर्स। नोट कर लेना सब लोग सिलेबस को, इसको मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ट्रांसड्यूसर्स, ये इसका नाम है भैया। ठीक, आपको पता ही है, आप इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया है, 3rd सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है नहीं, या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स, EIM जिसको पढ़ते हैं, EMMI, कुछ लोग EIM, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से होता है, लेकिन सब्जेक्ट मेजरमेंट का कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का। तो उसमें ये सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, यानी कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो EIM की बुक पढ़ने वाले हैं, इसमें कंप्लीट और डीप भी पढ़ेंगे। ठीक है भैया, उसके बाद जो हमारा तीसरा सब्जेक्ट है वो है हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड फील्ड्स। इस क्रम में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसलिए नाम लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड फील्ड्स। अब ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड फील्ड्स क्या है? दरअसल ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। क्या है ये है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BEE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के 2nd सेमेस्टर में पढ़ा होगा। जिन्होंने 3 साल पढ़ाई की है और जिन्होंने जो लेटरल एंट्री वाले बच्चे हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनको ये सब्जेक्ट इतनी ईजिली नहीं मिल पाएगा। ठीक है नहीं, उनके लिए थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना, फिजिक्स में क्लियर होते हैं हल्के फुल्के, लेकिन डीप लेवल के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं इसमें। ठीक है भैया, उसके बाद हमारा जो सिस्टम है अगला, वो है हम लोग जो अगले में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पावर सिस्टम। क्या है? पावर सिस्टम। देखिए बच्चों, मैं अभी केवल आपको उन सब्जेक्ट्स के नाम बता रहा हूँ जो हम यूपीपीसीएल के या यूपीआरयूवीएल के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है। अगर मैं इनके अंदर के टॉपिक भी बताने लग जाऊं फिर तो पूरा बोर्ड केवल एक सब्जेक्ट से भर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे जो सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे, उस सब्जेक्ट को शुरू करने के पहले दिन मैं उसके सारे डिटेल कंटेंट लिखाता चलूँगा कि हम लोग इसमें ये चीज़ पढ़ने वाले हैं इस यूनिट में, और हमको इसको इस तरीके से कवर करके चलना है।
और उसके बाद जब हमारा वो सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, मेरा मानना है कि एक सब्जेक्ट में 25 से 30 लेक्चर पर्याप्त होंगे मेरे अकॉर्डिंग, कि 25 to 30 लेक्चर्स सफिशिएंट होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए। तो 25 से 30 लेक्चर अगर किसी भी सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए काफ़ी होंगे, तो हम अगर 30 लेक्चर एक सब्जेक्ट के लिए, तो लगभग 12 सब्जेक्ट इसमें हैं, तो 12 सब्जेक्ट के लेक्चर हो जाएंगे 12 यानी कि लगभग हो जाएंगे 360 लेक्चर्स हो जाएंगे, 360 लेक्चर्स। तो अगर मैं आपको डेली के 2 लेक्चर भी दूं तब भी ये 180 दिन में ख़त्म, यानी कि 6 महीने में ख़त्म। देखा, इसीलिए मैंने कोर्स का नाम रखा है जेई बैच 6 मंथ। पूरी स्ट्रेटेजी तैयार है, पूरी प्लानिंग तैयार है, आपको जेई बना के छोड़ेंगे 100% भाई, ठीक है। उसके बाद जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में दरअसल क्या पढ़ते हैं, पावर सिस्टम में आपके 4 सब्जेक्ट आ जाएंगे घुस के एकदम। क्या क्या? जनरेशन यानी कि पावर प्लांट इंजीनियरिंग आ गया, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि TDEP आ गया, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गया, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन फर्स्ट सेकंड आ गया। अकेले 5 सब्जेक्ट को मिलाकर के बना है एक सब्जेक्ट पावर सिस्टम, और उसमें से क्या पूछ लें, कुछ नहीं पता है अभी, ठीक है नहीं, उसमें से क्या पूछ लेंगे, हमें कुछ भी नहीं पता है। तो इसलिए ये मेरे अकॉर्डिंग मेरा ऐसा मानना है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। पावर सिस्टम जो है उसको हम स्टार मार्क कर रहे हैं क्योंकि मैं इसको सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की कैटेगरी देता हूँ, ठीक है भैया। उसके बाद जो हम अगला सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो पढ़ने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। बिल्कुल इसी क्रम में लेके चलेंगे, आपको इसी क्रम में पढ़ाएंगे। आज ये क्रम नोट कर लेना आप, ताकि आपको पता रहे कि इसी क्रम में हमको पढ़ाई करनी है। फिर हमको पढ़नी है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का डिजिटल फॉर्म है, जिसमें कि हम लोग डिजिट्स के साथ खेलते हैं या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिजिटली प्रोसेस करते हैं। वैसे तो अगर DSP हम अलग से पढ़ेंगे, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी पोर्शन पूछते हैं UPPCL के जेई के एग्जाम में, लेकिन UP RUPNL SSC जेई इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत कम पोर्शन पूछा जाता है। बेसिकली इसमें जो प्रेफरेंस किया जाता है वो उसमें किया जाता है आपके इलेक्ट्रिकल के ऊपर। यहाँ भी इलेक्ट्रिकल के ऊपर है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कुछ पोर्शन डाल दिया जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं बच्चों अगले सब्जेक्ट की तरफ। जो हमारा अगला सब्जेक्ट है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना, वो है भैया कंट्रोल सिस्टम। क्या है? कंट्रोल सिस्टम्स। तो ये तो बेसिकली आपने पढ़ी है कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, लेकिन इसका केवल बेसिक ही पढ़ा है बस। IEC जो था आपके 4th सेमेस्टर में, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, उसमें एक बहुत बेसिक सी चीज़ आपने पढ़ी, कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं जान पाए। इतना ही जान पाए कि कंट्रोल सिस्टम क्या है। तो कंट्रोल सिस्टम क्या है, उसको पूरा कवर अप कैसे करना है, उसकी डिटेल कैसे जाननी है कि आपको इनपुट आउटपुट गेन लॉस, जो भी आपका ओपन लूप सिस्टम है, क्लोज लूप सिस्टम है, उसमें किस किस प्रकार से गेन होते हैं, फीडबैक क्या होता है, ये सारी टर्म्स इन डिटेल, ये तो नॉर्मल से टर्म्स हैं। न्यूमेरिकल्स, बेसिक न्यूमेरिकल्स भी आपको कराएंगे, सारे के सारे कंट्रोल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, लेकिन पावर सिस्टम से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है भैया। उसके बाद देखिए हमारे क्या क्या हो गए, मशीन्स, मेजरमेंट्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, PWE, पावर सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम हो गया। उसके बाद हमारे 2 सब्जेक्ट हैं ऐसे जिनके नाम बड़े अजीब है लेकिन सब्जेक्ट बहुत काम के हैं। एक है आपका एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, एक है आपका इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन। एक है एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, दूसरा है इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन। दरअसल इन दोनों सब्जेक्ट के बारे में आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। जो IEC का, जिस IEC का मैं जिक्र कर रहा था, IEC 4th सेमेस्टर में है आपके इलेक्ट्रिकल के, तो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स का, इंस्ट्रूमेंटेशन का इंडस्ट्री में किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं। SCR पढ़े, डायक पढ़े, ट्रायक पढ़े, इन सब का यूज़ पढ़ा, इन्वर्टर पढ़े, साइक्लो कन्वर्टर पढ़े, सब कंट्रोल्ड कढ़ाई, मतलब कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स जो थी वो हम यहाँ पढ़ेंगे दोनों में। इनमें
पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कंट्रोल्ड फॉर्मेट था भैया वो इस एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और आपके इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ेंगे, याद रखिएगा बच्चे आप, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं भैया आप अपना, वो है अगला सब्जेक्ट कंप्यूटर से रिलेटेड है। सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर कंट्रोल ऑफ प्रोसेस नेटवर्क। क्या नाम है? कंप्यूटर कंट्रोल ऑफ प्रोसेस नेटवर्क। 9 सब्जेक्ट आ गया, कंप्यूटर कंट्रोल ऑफ प्रोसेस नेटवर्क। कंप्यूटर कंट्रोल ऑफ प्रोसेस नेटवर्क। दरअसल इसमें क्या है कि जब हम कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम कुछ सिग्नल्स को प्रोसेस कराएंगे, सिग्नल्स की प्रोसेसिंग कराएंगे। तो उस प्रोसेस के दौरान, अरे यार छोड़ो, आपको इतना ज़्यादा नहीं उलझा रहे हम। आपने 5th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ा है पीएलसी स्कैडा एंड माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम, पढ़ा है ना, पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्कैडा सिस्टम। दरअसल वही है इसमें, बस पीएलसी वाला और स्कैडा वाला पोर्शन जो पूरी बुक थी वो आप इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हो, इस नाम से यहाँ पर कंप्यूटर कंट्रोल ऑफ प्रोसेस नेटवर्क। अलग क्वेश्चन ये है जो पढ़ के आए हो डिप्लोमा में वही है, बस इन डिटेल कैसे पढ़ना है वो देखना है उसको, ठीक है। अगला सब्जेक्ट है हमारे पास कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं, देख लेते हैं, आ जाएगा तो अगर बड़ी अच्छी बात है। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, 2 सब्जेक्ट और बचेंगे इसके पास, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसमें हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही सुधरा हुआ रूप है, डेवलप्ड वर्जन कह सकते हैं इसको हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक डेवलप्ड वर्जन कह सकते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें हम लोग गेट्स के थ्रू या फिर सिग्नल्स के कम्युनिकेशन का, ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो रेडियो सिग्नल्स, रेडियो वेव्स या फिर आपके एनी अदर वेव्स है जो कम्युनिकेशन होता है AM FM के बारे में, तो वहाँ पर उन सब पर शॉर्ट डिटेल नहीं पढ़ना है, शॉर्ट डिटेल पढ़ेंगे कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, ठीक है। 2 सब्जेक्ट और रह गए तो उनके नाम भी बच्चों में यहीं पर लिख देता हूँ, इधर UP RU BNL वाले सेक्शन में डाल देता हूँ ताकि सबको मिटाना ना पड़े, फिर हम मिटा देंगे, ठीक है। क्योंकि UP RU BNL का सिलेबस जो है वो काफ़ी मिलता जुलता है, तो हम केवल उसमें नए सब्जेक्ट लिखेंगे, ये वाले नहीं लिखेंगे। तो मैं जो है बाकी के बचे हुए 2 सब्जेक्ट के नाम यहीं पर लिख दे रहा हूँ, ठीक। तो एक सब्जेक्ट है आपका 11वें नंबर पर जो आएगा वो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एक ही बात होती है। इसमें हम लोग इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स और उनके यूज जैसे कि सिमुलेटर्स, स्पीड कंट्रोलिंग ऑफ मोटर बाय यूजिंग SCR, बाय यूजिंग ट्रैक, बाय यूजिंग डायक, वो सब आपने पढ़े होंगे। डिफरेंट टाइप के टॉयज़ बनाए जाते हैं, उनमें किस किस तरीके से सर्किट डिजाइन किए जाते हैं, BJT, FAT, MOSFET, कंट्रोल्ड, ऑल द कंट्रोल्स इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस या इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लायंसेस का हम स्टडी करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव में। पावर हैवी लोड पर जो यूज़ किया जाता है। उसके बाद एक लास्ट सब्जेक्ट जिसका मैं शुरू से कई बार जिक्र कर चुका हूँ, बिल्कुल नया है, और मतलब नया नहीं है लेकिन आप लोगों ने इसको अभी तक नहीं पढ़ा, तो आप लोगों के लिए तो नया ही कहा जाएगा, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। क्या? डिजिटल सिग्नल प्रोसेस। तो ये भैया इस प्रकार 12 सब्जेक्ट हमारे हो गए, और 12 सब्जेक्ट में हमने अपने UPPCL JEE के सिलेबस को ख़त्म कर लिया है। UPPCL JEE के कंप्लीट सिलेबस को हमने ख़त्म कर लिया है इन 12 सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है भैया, अगर इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे से कमेंट करके बताना, वरना अपना बैच तो आपने ज्वाइन कर ही लिया है। और उसके बाद हम UP RU BNL के सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। पहले इसकी स्ट्रेटेजी जो प्लानिंग है मेरे मैं बता देता हूँ कि हर सब्जेक्ट के आपके 30 लेक्चर डिसाइड कर रहे हैं हम, किसी में 25 किसी में 35 भी हो सकते हैं, तो एवरेज 30 मान के चल रहे हैं। तो हर सब्जेक्ट के एवरेज 30 लेक्चर्स हैं, 12 सब्जेक्ट, तो ओवरऑल 360 12 3 जा 36 360 लेक्चर्स हो गए। डेली के 2 180 दिन में निपटेंगे। 180 दिन कितने होते हैं? 6 मंथ्स।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शक? आस्क मी। तो इस प्रकार से हमारा ये कोर्स 6 महीने में निपटेगा। 100% आपको इतना एफिशिएंट कर दूंगा मैं कि आप जेई के एग्जाम से नहीं डरोगे। तो दुनिया में हर चीज़ से डर जाओ, बस जेई के एग्जाम से नहीं डरोगे। ठीक है, चलिए। तो बच्चों अब हम UPRUBNL उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादन एवं वितरण निगम लिमिटेड की जेई की जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी आती हैं उसके सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। पेपर पैटर्न समझ लिया, 200 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन टेक्निकल, 50 नॉन टेक, 20 रीजनिंग, 20 जीके जीएस और 10 हिंदी के। लेकिन छोड़ो उसकी तरफ, अब हम उसके सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। जो सब्जेक्ट इसमें के कॉमन है उनको मैं इधर मार्क कर दूंगा, एज UPPCL कर देंगे। जो सब्जेक्ट अगर नया हुआ तो, वैसे तो कोई भी सब्जेक्ट नया नहीं है इसमें, वैसे तो अगर आप यहीं पर सबसे मज़े की कहानी है, सबसे ज़्यादा खुशी की बात मुझे यही होती है इस UPPCL के एग्ज़ाम को देख करके, क्योंकि इसकी अगर आपने तैयारी कर ली ना तो दुनिया के किसी भी इलेक्ट्रिकल से निकलने वाली जेई की वैकेंसी का सिलेबस नहीं छूटने वाला। क्योंकि इसमें उतना सिलेबस रख दिया है इन लोगों ने ऑलरेडी, इतना ज़्यादा सिलेबस रख दिया है कि चाहे SSC जेई ले लो, UPSSC जेई, RRB जेई, UPRUBNL, एनी टाइप ऑफ जेई ले लो, किसी भी संस्था की जेई ले लो जो इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में डील करते हो, इससे अलग कोई सब्जेक्ट नहीं होता। मतलब इससे ज़्यादा नहीं होता, इससे कम ही होते हैं। तो ये फ़ायदा है हमारे लिए इस UPPCL जेई की वैकेंसी का। तो UPPCL जेई की वैकेंसी का ये सबसे बड़ा फ़ायदा, सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे लगता है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने UPRUBNL के सिलेबस की तरफ। वैसे तो बेसिकली सारे के सारे सब्जेक्ट इसमें आ गए, लेकिन मैं तब भी UPRUBNL के सिलेबस को इन डिटेल डिस्कस करूंगा। और बाकी SSC जेई और जो UPSSC जेई है उसका एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है, एक भी ऐसा नहीं है जो इसमें ना आ गए हो, बल्कि ज़्यादा ही हैं इसमें सारे के सारे, कम नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा हैं, कम बिल्कुल नहीं है एक में भी। ठीक है बच्चों, चलिए फिर UPRUBNL जेई के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, या फिर इसी क्रम में लिख लो नाम, अगर इसी क्रम में नाम लिखना है तो ठीक है। फिर इस क्रम में तो सबसे पहला मशीन ही आ जाएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल मशीन आ जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट डिटो नाम लिख रहे हैं जिसमें कि डायरेक्ट पूछा जाता है, मतलब कि यही सब्जेक्ट लिखा है सिलेबस में, वही नाम लिख रहा हूँ, सेम डिटो। इलेक्ट्रिकल मशीन आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपका एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये देखिए दोनों एक साथ आ गए और दोनों अलग अलग भी आएंगी, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं आप लोग सेकंड सेमेस्टर में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं आप लोग कौन से सेमेस्टर में पढ़ते हैं? डिजिटल पढ़ते हैं आप फोर्थ सेमेस्टर में, सॉरी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं डिजिटल। तो एनालॉग पढ़ते हैं सेकंड में, डिजिटल पढ़ते हैं थर्ड में। सिंपल सा फंडा है, दोनों आपने पढ़ी है, बस दैट्स ऑल। अब अगला आ जाओ, आगे आ जाओ। अगला जो सब्जेक्ट है हमारा वो मेजरमेंट को ले लेते हैं, फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल ले लेंगे, जैसे इसमें मेजरमेंट लिया हुआ, बेसिक इलेक्ट्रिकल लिया हुआ है। तो अगला थर्ड नंबर का जो सब्जेक्ट है बच्चों हमारा, वो वही ले लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स। इसमें एकदम यही नाम है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स, यही नाम है इसमें। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो अगला सब्जेक्ट हम लोग ले लेंगे वो BEE को ले लेंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आई थिंक अभी तक तो ऐसा एक भी सब्जेक्ट नहीं आया, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आई है बस, जो इसमें नहीं थी, लेकिन इसको भी पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक्स को। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के इतने सारे पार्ट हैं यहाँ पर हमारे, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लेंगे एनालॉग ऑटोमेटिकली। तो इसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट्स देखा, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड फील्ड्स के नाम से था, इसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट के नाम से। ठीक है भैया, या फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, या फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। तो बच्चों कोई अलग नहीं है अभी और सब्जेक्ट में, रिलैक्स रहो, अलग नहीं है, सिलेबस सब सेम ही है। इसलिए तो सबसे पहले इसको डिस्कस किया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें है, इससे ज़्यादा किसी में नहीं है। इस इधर कम है, इधर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है। ठीक है बच्चे, चलिए फिर अब इसके आगे कुछ सब्जेक्ट लिखने से पहले मैं आपको अपने बैच का थोड़ा डिटेल दे देता हूँ कि बैच में लोग करने क्या वाले हैं।
तो आपको जैसा पता है बच्चों कि मैंने अपना एक 6 मंथ जेई बैच लॉन्च किया है, 6 मंथ्स जेई बैच। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको मैं सारे के सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा, ऑल ओवर टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको, और इसकी क्लासेस आपको मिलेंगी यूट्यूब पर जो लोग मेरे मेंबर्स बन जाएंगे। लेकिन उसकी फीस नाम मात्र फीस रखिए 1000 रुपीज़, 1000 रुपये। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है भैया, कंडीशन ये है कि यदि आप 20 सितंबर से पहले मेंबरशिप लोगे, यानी कि 20 सितंबर से पहले फीस मुझे जमा कर दोगे, तब तो 1000 रुपये है। आफ्टर 20 सितंबर फीस 2000 रुपये कर दूंगा मैं। आफ्टर 20 सितंबर फीस भैया 2000 रुपये पे करनी पड़ेगी अगर आप कोर्स को लेते हैं तो, ठीक है नहीं। आफ्टर 20 सितंबर आपको फीस 2000 रुपये पे करनी पड़ेगी, 20 सितंबर से पहले आपको 1000 रुपये, ये स्टार्टिंग ऑफर मान लें इसको, या फिर हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं तो लॉन्चिंग ऑफर मान लें, आपका जो मन करे वो मान लें। लेकिन फीस 20 सितंबर से पहले 1000 रुपये, 20 सितंबर के बाद 2000 रुपये। अब इस फीस को सबमिट कैसे करना है और फिर आपको क्लासेस किस प्रकार से मिलेंगी वो मैं पूरा ब्यौरा देता हूँ, अभी तुरंत देखता हूँ। बाकी इसकी एक अलग से वीडियो भी बनाकर डाल दूंगा, और अभी लेकिन ध्यान से सुन लीजिए इसको, फीस को कैसे सबमिट करना है। तो फीस जो सबमिट करनी है आपको बच्चे, आप ये 1000 रुपीज़ मुझे गूगल पे या फोन पे या पेटीएम के माध्यम से ट्रांसफ़र करेंगे, ये 1000 रुपये। लेकिन फिर आपको क्लासेस कैसे मिलेंगी, तो फिर आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे जो कि मात्र 50 रुपये की मिलेगी, 59 रुपीज़ की, ठीक है नहीं। और वो